हेलो गाइस, वेलकम टू इम्पल्सिव जोन। दिस इज फ्रॉम जी। तो आज यार हम लोग पार्ट 2 पे हैं। गेट इजी 45 to 50 मार्क्स इन फिजिक्स इन जेईई मेन फेज 4। एक्चुअली तुम इससे ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हो, बट मैंने मिनिमम लिख के रखा हुआ है 45 to 50 मार्क्स ईजिली इन फिजिक्स इन जेईई मेन्स पार्ट 2। तो यार ये सेकंड पार्ट है उस वीडियो का। पिछले वीडियो में मैंने कवर कर रखे थे 9 चैप्टर्स, वो देख लेना तुम। इसमें यार और कुछ चैप्टर्स डिस्कस होंगे। ये सारे इजी टू डू टॉपिक्स हैं और इसमें कैलकुलस बहुत ही कम यूज़ हुआ है और मैक्सिमम भी यूज़ नहीं ही हुआ है। जहाँ यूज़ हुआ है वहाँ मैंने बता दिया है। ओके, सो लेट्स गेट इन द वीडियो। तो ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स तो मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बता दिए थे। अगर तुमने वो नहीं देखा तो इसे पॉज करके देख सकते हो। ओके, so let's get into the main topic. So here are the easy to do topics and their respective chapters. List for physics part 2. So our first topic is color code for resistors. काफ़ी easy है यार। तुम्हें कुछ कलर्स दिए रहेंगे, उससे तुम्हें पता करना होगा कौन सा कलर का कोड में कितना रेजिस्टेंस किस वैल्यू पे असाइन होता है, किसे पावर में लगाया जाता है, किसे डेसिमल में लगाया जाता है, वैसा सब। ओके, तो ये काफ़ी इजी है और ये तुम्हें किसी भी किताब में मिल जाएगा। मोस्टली तुम्हें एनसीईआरटी या डीसी पांडे में तुम्हें ये मिल जाएगा। इसे बस एक बार बस देख लेना है तुम्हें इसका पावर क्या होता है और वो जो फार्मूला होता है, फार्मूला एक्चुअली इट इज़ अ निमोनिक। पीरॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वाइफ वाला जो तुम्हारा वो याद करने का एक सिंपल तरीका है। कलर कोड्स के अकॉर्डिंग तुम्हारा जो रेजिस्टेंस होता है और किस ऑर्डर में रेजिस्टेंस को एक्चुअली उस किस ऑर्डर में हम प्लेस करके नंबर्स को हम कैसे रेजिस्टेंस का एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो ये देख लेना है तो वो तुम्हारा एनसीईआरटी में मिल जाएगा और बुक्स में मिल जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म बॉडी विद क्रॉस सेक्शन ए लेंथ एल। तो ऐसे तो यार यूनिफॉर्म बॉडी का आता नहीं है, बट बहुत सारे कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन यूनिफॉर्म बॉडी का, या फिर कैलकुलेशन करने हैं रेजिस्टेंस का, या तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा एरिया को ऐसे कर देंगे, लेंथ को ट्वाइस कर देंगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस में तुम्हारा क्या फ़र्क आएगा, या रेजिस्टिविटी डबल, या कुछ ऐसा क्वेश्चन अगर तुमसे अगर पूछ दिया है तब तुम सॉल्व आराम से कर सकते हो। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ये आता है तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ओके, एक और टॉपिक्स आता है यार जो मैंने यहाँ मेंशन करना भूल गया, दैट इज़ योर थर्ड टॉपिक बोल सकते हो या इसी के अंदर इंक्लूड कर दो। वो होता है तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू NEAVD होता है, जो कि तुम किसी भी बुक में ढूंढ सकते हो। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये होता है इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी करंट में फ्लो होते टाइम। ओके, तो ये भी तुम देख लेना। इस वीडियो को पॉज करके तुम नोट कर सकते हो उस नेक्स्ट पॉइंट को, विच इज़ NEAVD, which is your drift velocity. Actually it is the formula of current. I is equals to NEAVD, where VD is your drift velocity. Okay, तो पॉज करके इसे नोट कर सकते हो। मैं यहाँ मेंशन करना भूल गया, सॉरी। आवर थर्ड टॉपिक इज मीटर ब्रिज एंड गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन, विच कम्स अंडर चैप्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के एंड में यार कुछ दिए हुए हैं ये दो टॉपिक्स, मीटर ब्रिज और गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन। इससे तुम्हारा यार एग्जैक्ट तुम्हारा करंट और मीटर ब्रिज से तुम्हारा रेजिस्टेंस का वैल्यू, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू पता होता है। ओके, गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन का एक्चुअली इसमें दो पार्ट्स आते हैं, एक तुम्हारा एमीटर और एक सिंपल गैल्वेनोमीटर ये होता है। तो वो देख लेना, उससे रिलेटेड कैलकुलेशन काफ़ी इजी होते हैं। कोई कैलकुलस नहीं, कोई हार्ड कुछ मैथमेटिक्स नहीं लगता है। सिंपल मैथ्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से हो जाता है। और मीटर ब्रिज ये एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है। तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने पढ़ रखा होगा तो वो मीटर ब्रिज में आसानी से आ जाएगा। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड का रेशियो राइट साइड के रेशियो की इक्वल बस होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो राइट साइड के रेजिस्टेंस के रेशियो की इक्वल होता है। ओके, वो व्हीटस्टोन ब्रिज, तो उसी प्रिंसिपल पे मीटर ब्रिज भी काम करता है। ओके, तो ये काफ़ी इजी होता है मीटर ब्रिज भी, तो वो तुम देख लेना एनसीईआरटी में, किसी लैब मैनुअल में, या किसी डीसी पांडे, किसी में भी। ओके, दिस कम्स अंडर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऑर्डर ऑफ EM waves according to frequency.
ईएम वेव्स का जो ऑर्डर होता है वो तुम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग याद कर लेना। वो तुम्हें पूछा जा सकता है कि किसका कौन सा रे जो है, कौन सा वेव किस वेव से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का है। तो अगर तुम्हें ऑर्डर से याद रखा होगा जो, तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा तुम्हें। इसे तुम निमोनिक करके भी याद कर सकते हो। रमन मल्होत्रा, इंडियन वेल्लोर यूनिवर्सिटी नहीं, सेंट जेवियर्स गया। तो इस वीडियो को तुम पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो। तुम्हें ऑर्डर ऑफ ईएम वेव्स अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी बहुत आसानी से याद हो जाएगा और बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ओके, तुम हेजिटेट नहीं करोगे। 2-3 बार इसे बुक बस लिख लेना और हो जाएगा। ये सारे वेव्स का तुम्हें पता चल जाएगा। तो विच कम्स अंडर ईएम वेव्स एंड एसी चैप्टर। ओके, मैं यार एक्सप्लेनेशन में कम टाइम ले रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन में चला गया तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है इसमें। ओके, तो मैं इन शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट है। और फिफ्थ टॉपिक इज ब्रेवस्टर्स लॉ एंड पोलराइजेशन। देखो यार, ब्रेवस्टर्स लॉ उतना तो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन नहीं आते इससे। एडवांस में बहुत बार पूछा गया है और मेंस में कम ही आता है ब्रेवस्टर्स लॉ से, तो इसे तुम छोड़ भी सकते हो एज यू विश। ब्रेवस्टर्स लॉ एक्चुअली वही है कि तुम्हारा रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में 90 डिग्री बन जाता है और बीच में जो एंगल्स वगैरह होते हैं वो फाइंड करना होता है। तो ये काफ़ी ईजी होता है, तो इसीलिए लगता है क्वेश्चन इससे नहीं आते होंगे, बट कभी कभी आ जाते हैं मेंस में भी इससे क्वेश्चन। तो आ जाते हैं तो ताकि तुम फोड़ पाओ तुम इसे पता कर लेना। लेकिन अगर नहीं भी पढ़ते हो तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। आवर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ पोलराइजेशन। ये एडवांस के में इंक्लूडेड नहीं है बट मेंस में इंक्लूडेड है और काफ़ी बार से क्वेश्चन आते हैं। तुम्हारा स्लिट को कुछ एंगल से रोटेट कर देगा और कहेगा कि इससे जो रे पास हो रहा है उसका जो इंटेंसिटी है वो पिछले वाले के कंपैरिजन में कितना हो गया या पिछले से कितना हो गया या फाइनल रे जो निकला उसका कितना हो गया। तो अगर थीटा एंगल इंक्लाइंड होता है कोई, तो पिछले वाले से अगर थीटा डिग्री इंक्लाइंड होता है तो वो पिछले वाले रे के इंटेंसिटी से cos स्क्वायर थीटा टाइम हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, देख लेना। ये कुछ ज़्यादा टफ नहीं, बस यही है और इजी होता है। ये ऑप्टिक्स चैप्टर के अंडर आता है। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज साइज न्यूक्लियर फार्मूला विच कम्स अंडर एटम्स एंड न्यूक्लियर। साइज न्यूक्लियर फार्मूला है तुम्हारा यहाँ A0 इंटू कैपिटल A टू द पावर 1/3 या A0 तुम्हारा कॉन्स्टेंट होता है और तुम्हारा कैपिटल A जो होता है वो होता है तुम्हारा मास नंबर। वो मास नंबर होता है A, उसका तुम 1/3 टाइम्स कर दोगे तो वो तुम्हारा साइज ऑफ न्यूक्लियर हो जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन यार एग्जैक्ट तुम्हें पूछेगा नहीं, इतना निकालो कि तुम्हें रेशियो वाइज पूछ देगा या पूछ देगा कि ये कितना टाइम्स है इसका रेडियस उसके रेडियस। तो ये भी तुम बुक से देख सकते हो, DC पांडे या कोई भी जेन्युइन बुक HC वर्मा। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज़ योर लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। लॉजिक गेट्स अगर तुमने बचपन बोल रहा हूँ, अगर तुमने मैथ्स में सेट्स पढ़ रखा है, अगर तुम्हें पता है यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ की तुम्हें जानकारी है तो तुम्हारे लिए ये काफ़ी इजी हो जाएगा। लॉजिक गेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह और तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट वगैरह एंड और वो सबसे हो जाती है प्लेस। जैसे तुम्हारा और जो होता है वो प्लस से इंक्लूड हो जाता है और एंड जो होता है वो किसी और सिंबल से। ओके, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा, ये तुम्हें मिल सकता है DC पांडे वगैरह में या किसी भी जेन्युइन बुक में। ओके, तो मेन सिर्फ लॉजिक गेट्स पढ़ना है। सेमीकंडक्टर बहुत लंबा चैप्टर है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो हो सकता है तुम्हें एक पल आता हो, एक दिन आता हो, एक दिन नहीं आता हो, तो और लास्ट टाइम है ये। तो अगर तुम अभी थ्योरी पढ़ने गए तो काफ़ी ज़्यादा फेयर में पढ़ सकते हो, बट लॉजिक गेट्स यार कम्प्लीटली तुम्हारा सर्किट सॉल्व करने के ऊपर। तुम्हें कुछ गेट्स दे देंगे, जैसे तुम्हें कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस दे देंगे या तुम्हें कुछ समझ रहे हो गेट्स डायग्राम बना के दे देंगे, लॉजिक गेट डायग्राम बना के, तो उसका तुम्हें फाइनल आउटपुट निकालना होगा, जो काफ़ी इजी होता है। तो 1-2 क्वेश्चन इसका बना लेना या नहीं भी बनाने का बना तो यूट्यूब पर देख लेना इसका सॉल्यूशन। अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे और काफ़ी ईजी होते हैं यार, बिलीव मी काफ़ी ईजी होते हैं। मैं पूरा फील आया कि यार सेट सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ओके, तो टेंशन करने की जरूरत नहीं इस बारे में। ओके, लॉजिक गेट्स। Our 8th topic is amplitude and frequency modulation, bandwidth of signals। इसका मॉड्यूलेशन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, वो तुम याद कर सकते हो, जो भी फॉर्मूला होता है इसका
और मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये सब से रिलेटेड, बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये टर्म्स थोड़ा तुमको लग रहा होगा लाइक टफ, मॉड्यूलेशन, बैंडविड्थ, ये सब लेकिन काफ़ी इजी होता है। एक एम्पलीट्यूड एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल के साथ बस ओवरलैप करा दिया जाता है। ओके, एक्चुअली ये कम्युनिकेशन सिस्टम में आता है और काफ़ी इजी होता है इसका निकालना। डेरिवेशन काफ़ी इजी है इसका, लेकिन एक्चुअली तुम वो देखोगे इसका जो वो फाइनल जो तुम्हारा क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा लेंदी लगता है कि हाँ ऐसा चीज़ पढ़ाने पर, जिसका तुम डेरिवेशन देखोगे तो ये काफ़ी आसान होता है। ओके, तुम आसानी से कर सकते हो उसको, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। Our ninth topic is you should know the meaning of these particles. This is alpha particle, beta particle, gamma radiation, neutron, proton, positron. काफ़ी इजी यार। अल्फा पार्टिकल होता है हमारा हीलियम 2+ का रे, हमारा बीटा पार्टिकल होता है योर जस्ट इलेक्ट्रॉन रे, इलेक्ट्रॉन का तुम रे समझ सकते हो इसे। गामा रेडिएशन कुछ नहीं होता है, गामा रेडिएशन न्यूट्रल होता है, मास भी नहीं होता है इसका। न्यूट्रॉन का यार एक यूनिट मास होता है बट 0 चार्ज, प्रोटॉन का यूनिट मास एंड यूनिट चार्ज, एंड योर पॉजिट्रॉन का समझते हो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन हैविंग 0 मास बट +1 एज चार्ज। ओके, तो ये क्वेश्चन में सीरीज रिएक्शन में दे सकता है, बोल सकता है इसे पहले अल्फा पार्टिकल एमिशन हुआ, फिर गामा रेडिएशन, फिर न्यूट्रॉन रेडिएशन, फिर तुम्हारा बीटा पार्टिकल रेडिएशन, फिर पॉजिट्रॉन रेडिएशन। एंड में बताओ कि इसका जो फाइनल मास है और इसका फाइनल चार्ज है वो कितना है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है, मजाक नहीं, सही में बहुत बार पूछा है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आने का मतलब 80 to 85% आने का उम्मीद होता है। ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री चैप्टर में आता है। ओके, और 10th टॉपिक इज न्यूक्लियर डीके फॉर्मूला। न्यूक्लियर डीके फॉर्मूला थोड़ा तुम्हें टफ लग सकता है अगर तुम्हारा थोड़ा लॉगरिथमिक वीक है। लॉग अगर तुमने नहीं पढ़ रखा है मैथ्स में तो, या हिस्ट्री में जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, अगर तुमने वो नहीं पढ़ रखा है ढंग से तो, या सिर्फ तुमने फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर क्या होता है ये भी नहीं पता है, तब तुम इसे छोड़ सकते हो यार, ये लॉगरिथमिक यूज़ होता है। बट अगर तुम्हें लॉग आता है, सिर्फ तुम्हें लॉग आता है ना यार, और तुम्हें इंडिसेस वगैरह थोड़े मोड़े अच्छे से आते हैं, तो तुम काफ़ी आराम से न्यूक्लियर डी के फॉर्मूला को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि इस टाइम के बाद इतना हो गया, इस टाइम के बाद ये डबल हो जाएगा, इस टाइम के बाद ये हाफ हो जाएगा। हाफ लाइफ का जो कॉन्सेप्ट होता है ln2/λ, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यार ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आते हैं यार क्लास 12th में, तो क्लास 12th का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वेटेज वाला होता है। ओके, तो इसे भी देख लेना। अगर तुम्हें लॉग आता होगा समझ में, इंडिसेस मतलब एक्सपोनेंट्स वगैरह ये सब आता होगा तो कर लेना, अदरवाइज छोड़ सकते हो। अब 11th टॉपिक है बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ कैलकुलेशन। कुछ नहीं है, 2 फ्रीक्वेंसी को बस माइनस कर लिया जाता है, ये हो जाता है बीट फ्रीक्वेंसी। बट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो तुम देख सकते हो, जो डॉपलर वगैरह मिला के कर सकते हैं, या सिंपल क्वेश्चन तुम देख सकते हो। अदरवाइज अगर ये क्वेश्चन ये भी तुम्हें किसी भी तरह लेंदी लगे ना और लास्ट कुछ दिन ऐसे ही बच रहा है तो तुम इसे छोड़ सकते हो यार। बट अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, यूट्यूब वगैरह तुमने छाना, तुमने सी वर्मा बुक में देखा, बन जा रहे हैं, तो बीट फ्रीक्वेंसी वाला भी कर लेना। कुछ ज़्यादा टफ नहीं, सिंपल मैथ्स है, कुछ कैलकुलस नहीं, कुछ लफड़ा नहीं है। ओके, सो these were my 11 topics from this video and 9 topics from the previous video. So लंबा था मैं समझता हूँ यार, लेकिन इजी नहीं होता है 45-50 मार्क्स भी लेके आना। अगर कोई कह रहा है कि यार आसानी से आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि तुम कुछ जैकपॉट है कि तुम एक टॉपिक या कुछ पढ़ लोगे तो आ जाएंगे, क्योंकि यार ये जेई है, यहाँ बच्चे 1-2 बच्चे नहीं बैठते हैं, यहाँ मतलब लाखों में बच्चे बैठते हैं, उसमें से कुछ हज़ार का बच्चा सिलेक्शन होता है। तो तुम समझ ही रहे हो यार, कोई जैकपॉट का मतलब शॉर्टकट नहीं है। हाँ, मैंने शॉर्टकट नहीं बताया, बट मैंने वो बता दिया कि जो तुम आसानी से कर सकते हो, जिसमें कैलकुलस ज़्यादा नहीं लगेगा और इजी मैथमेटिक्स है, उसमें कैलकुलेशंस इजी हैं और जो करने में कम ईज में हो जाए, मतलब ईज में हो जाए तुम्हारा। ओके, तो दीज वर माई चैप्टर्स एंड देयर टॉपिक्स। ओके, होपफुली यू फाउंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो यार अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और डू ऑल्सो कमेंट अस कि अगर आपको कोई पॉइंट में डाउट रह गया हो या कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो
या कुछ मैंने चूक कर दी हो तो वो भी यार मेंशन कर देना। ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द वीडियो और रिगार्डिंग द चैनल, डू मेंशन in the comment section. Okay, so that's it for today. So subscribe to our channel Impulsive Zone. Meet you in some another video. Till then, bye.